हमारे यहाँ पर कितने टॉपिक हो गए भाई? 2 टॉपिक हो गए। कौन कौन से हो गए? जनरल स्वास्थ्य की परिभाषा हो गई है ना, और समस्या और कार्य नीतियाँ हो गई, जिसमें अपन ने 1951 का भारत परिवार नियोजन कार्यक्रम देखा। और इसके अलावा और क्या देखा अपन ने? RCH है ना, RCH के उद्देश्य देखे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई थी। अब यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जनसंख्या विस्फोट। क्या है? जनसंख्या विस्फोट है ना। जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या होता है बेटा? जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास जनसंख्या तो है, क्या है? जनसंख्या है ना, और जितनी जनसंख्या है उसके लिए पर्याप्त साधन क्या नहीं हो अपने पास, अवेलेबल ना हो, तो ऐसी स्थिति को अपन क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट। मतलब इस्तेमाल करने वाले कैसे हो गए? ज्यादा, और जो इस्तेमाल करने वाली वस्तु है वो कैसी हो गई? कम, है ना। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट। यदि हम पुराने आंकड़ों पर बात करें तो यहाँ पर ध्यान देना कि विश्व में और भारत में किस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि दिखाई दे रही है। यदि हम बात करें 1900 के आंकड़े में, हम बात करें 2000 के आंकड़े में, और हम बात करें 2011 के समय में, और हम बात करें 2022 के समय में, है ना। यदि हम 1900 की बात करें तो यहाँ पर विश्व की जनसंख्या कितनी थी बच्चा? 2 अरब। कितनी थी? 2 अरब। और भारत की जनसंख्या कितनी थी? 30 करोड़। कितनी थी? 30 करोड़। यदि हम यहाँ पर बात करें 2000 में, तो 2000 में यहाँ पर जनसंख्या कितनी हो गई? 6 अरब। कितनी हो गई? 6 अरब। देखो 100 साल में कितनी हो गई? 3 गुना। कितनी हो गई? 3 गुना। यदि हम भारत की बात करें तो यहाँ पर कितनी हो गई थी भारत की जनसंख्या? भारत की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 1 अरब। कितनी हो गई? 1 अरब। मतलब प्रत्येक विश्व में प्रत्येक 6 व्यक्तियों में एक कौन है? भारतीय, है ना। यदि 2011 की बात करें तो यहाँ पर कितनी हो गई? 7.2 अरब। कितनी हो गई? 7.2 अरब। और यदि भारत की बात करें तो यहाँ पर कितनी हो गई? 1.2 अरब। मतलब यहाँ विश्व की जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ी उसी अनुपात में किसकी जनसंख्या बढ़ी? भारत की, है ना। यदि 2022 में बात करें तो यहाँ पर कितनी हो गई जनसंख्या? 8 अरब। और यदि भारत की जनसंख्या की बात करें तो कितनी हो गई है? 1.4 अरब। क्या हो गई है? 1.4 अरब, है ना। तो देखो यहाँ पर जनसंख्या तो लगातार बढ़ते जा रही है, पर भूमि, साधन, ये सब तो हमारे पास कैसे हैं? सीमित मात्रा में। कैसी मात्रा में है? सीमित मात्रा में है या नहीं है? अब यदि इतने सारे लोग हैं और संसाधन हमारे पास सीमित मात्रा में है, तो इस स्थिति में संसाधनों का दोहन पर्याप्त हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, है ना। ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? जनसंख्या विस्फोट। क्या कहा जाता है? जनसंख्या विस्फोट। अब इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं बताओ? जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या हो सकता है? जब सर जन्म दर में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, और मृत्यु दर में क्या हो जाए? कमी हो जाए। कहने का मतलब शिशु जन्म दर में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, है ना, और शिशु मृत्यु दर में क्या हो जाए? कमी हो जाए। दूसरी बात कि भाई यहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या था RCH का? कि भाई मातृ मृत्यु दर को भी हमको क्या करना है? कम करना है। मातृ मृत्यु दर का कम होना, है ना, ये भी एक कारण होगा। और क्या कारण हो सकता है जनसंख्या विस्फोट का? कि भाई यहाँ पर जो जनसंख्या है, यहाँ पर जो जनसंख्या है उसमें बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? शिक्षा का अभाव। क्या है? शिक्षा का अभाव। ये कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं जनसंख्या विस्फोट के। आई क्या बात समझ में? अब ये मुख्य तौर पर हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बनकर आ गई है सामने। परंतु यदि हम बात करें कि क्या इनको कम करने के उपाय है क्या, तो इसके उपाय के लिए हमारे पास क्या उपाय है? यहाँ पर चूंकि हम जनरल स्वास्थ्य से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या उपाय देखेंगे? गर्भ निरोधक उपाय। क्या देखेंगे? गर्भ निरोधक उपाय। क्या देखेंगे? गर्भ निरोधक उपाय। और गर्भ निरोधक उपाय का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? या किसी भी तरीके से हमको निषेचन की क्रिया को रोकना है। यदि निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो यहाँ पर भ्रूण का निर्माण नहीं होगा और शिशु का जन्म नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमको क्या करना है? निषेचन की क्रिया को क्या करना है? रोकना है। अब निषेचन की क्रिया को रोकने के लिए
यहाँ पर सबसे पहली आपके पास क्या उपाय है? प्राकृतिक विधियां। क्या है? प्राकृतिक विधियां। क्या है? प्राकृतिक विधियां, है ना? कौन सा है? प्राकृतिक विधियां। दूसरा क्या है? रोध। क्या है? रोध या बैरियर्स। रोध या बैरियर। रोध या बैरियर का मीनिंग क्या होता है बेटा? रोध या बैरियर मतलब ये ऐसी भौतिक वस्तुएं है जिनका उपयोग करके हम किसी भी प्रकार से अंडाणु और शुक्राणु के मिलन अर्थात निषेचन की क्रिया को क्या करते हैं? रोक देते हैं, है ना? आई के बात समझ में। तीसरी यदि हम बात करें तो क्या है? गोलियां। बोले तो ये क्या हो जाएगा? रासायनिक उपाय। कैसे उपाय हो जाएंगे? रासायनिक उपाय। कैसे उपाय होंगे बेटा? रासायनिक उपाय, है ना? और यदि बात करें तो यहाँ पर कौन सी? अंतः गर्भाशय युक्तियां। कौन सी युक्तियां? अंतः गर्भाशय युक्तियां। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ शल्य क्रिया के माध्यम से जहाँ पर हम काट पाट करके क्या कर सकते हैं? निषेचन की क्रिया को रोक सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट है कौन सा? टीका। टीका द्वारा। इसके द्वारा? टीका द्वारा। हालांकि टीका हम आपातकालीन स्थिति में लगाते हैं। कैसी स्थिति में लगाते हैं? आपातकालीन स्थिति। एक सेकंड। हेलो। तो प्राकृतिक विधियों में हमको कितनी विधियां पढ़नी है? 3। कितनी विधियां पढ़नी है? 3। प्राकृतिक विधियों में हमको कितनी विधियां पढ़नी है? 3। एक कौन सा है? सामयिक संयम, या इसको आवधिक संयम भी बोल सकते हैं, है ना? आवधिक संयम। और क्या है भाई? और दूसरी विधियां कौन सी है आपके पास? बाह्य स्खलन। क्या है? बाह्य स्खलन। और स्तनपान अनावर्तन। कितनी विधियां है इसमें? 3। या पहली बता रहा हूँ, ये आपके इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है आपके एग्जाम में, है ना? कौन सा है? आवधिक संयम, बाह्य स्खलन और स्तनपान अनावर्तन, है ना? मतलब ये टाइम पीरियड की बात कर रहा है कि प्राकृतिक विधियों में हम किस आधार पर? प्राकृतिक आधार पर क्या करेंगे? निषेचन की क्रिया को रोकेंगे। अब जैसे आवधिक संयम की बात करें तो आपको पता है कि सर जो आर्तव चक्र होता है वो कितने दिन का होता है बेटा? टोटल 28 डेज का। कितने दिन का होता है? 28 डेज का। अब हमको पता है कि यहाँ पर जो अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है वो कौन से दिन होती है? 14वें दिन होती है अंडोत्सर्ग की क्रिया, है ना? अंडोत्सर्ग की क्रिया कौन से दिन होती है? 14वें दिन। अब किसी में हार्मोन लेवल की वजह से कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद में भी हो सकती है। यहाँ पर एग्जैक्ट जो एनसीईआरटी में टाइम दिया है वो कौन सा दिया है? 10वें दिन से लेकर कौन से दिन तक? 17वें दिन तक। कौन से दिन से? 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक। यदि यहाँ पर मैथुन की क्रिया ना की जाए तो भाई यहाँ पर अंडोत्सर्ग की क्रिया इस दौरान में हो रही है, फिर इस दौरान यदि मैथुन की क्रिया ना हो तो यहाँ पर जो निषेचन की क्रिया है वो कैसी हो जाएगी? बाधित। क्योंकि अंडाणु ही नहीं बनेगा तो निषेचन की क्रिया कैसे पॉसिबल है? क्लियर? तो ये आवधिक संयम रखने की बात होगी। बाह्य स्खलन की बात का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैथुन क्रिया के दौरान जो वीर्य सेचन की क्रिया होती है, वीर्य सेचन की क्रिया माता के गर्भाशय में ना होकर कहां पर होगी? है शरीर से बाहर। कहां पर होगी? शरीर से बाहर। आया क्या पॉइंट समझ में? पहली कौन सी है? आवधिक संयम। इसमें आपका आर्तव चक्र के पहले दिन से 28वें दिन में कौन से? 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक इसको बोला जाता है प्रेगनेंसी पीरियड। तो इस दौरान यहाँ पर यदि मैथुन की क्रिया होने से रोक ली जाए तो इस दौरान यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ निषेचन की क्रिया बाधित हो जाएगी। दूसरा, जो वीर्य सेचन की क्रिया है यदि उसको शरीर से बाहर किया जाए तो इस स्थिति में बाह्य स्खलन के द्वारा निषेचन की क्रिया को हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। तीसरी बात यहाँ पर स्तनपान अनावर्तन, अर्थात यहाँ पर प्रसव की क्रिया के कितने माह बाद? प्रसव की क्रिया के बाद 6 माह तक यहाँ पर आर्तव चक्र बाधित होता है। कैसा होता है? बाधित होता है। मतलब इस दौरान
कब? प्रसव की क्रिया के 6 माह तक लगभग आर्तव चक्र कैसा होता है? निष्क्रिय होता है। मतलब इस स्थिति में अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी क्या? नहीं होगी। मतलब इस दौरान यदि मैथुन की क्रिया होगी तो यहाँ पर प्रेगनेंसी के चांस कैसे होंगे? नहीं के बराबर। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? तो प्राकृतिक विधियां कितनी है आपके पास यहाँ पर? 3। कौन कौन सा है? आवधिक संयम, बाह्य स्खलन और स्तनपान अनावर्तन। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? सेकंड बात कर रहे हैं किसकी? रोध की। सेकंड बात किसकी कर रहे हैं? रोध की। एक बार इसको पढ़ लो, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। पहला क्या है? प्राकृतिक विधियां। ये विधियां अंडाणु, ओवम और शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती है। पहला क्या है? आवधिक संयम, जिसमें एक दंपति माहवारी चक्र के 10वें दिन से लेकर 17वें दिन के बीच की अवधि के दौरान मैथुन से बचते हैं, जिसे अंडोत्सर्जन की अपेक्षित अवधि मानते हैं। इस अवधि के दौरान निषेचन एवं उर्वर बोले तो गर्भधारण के अवसर बहुत अधिक होने के कारण इसे निषेच अवधि भी कहा जाता है। इस तरह से इस दौरान मैथुन सहवास न करने पर गर्भाशय से बचा जा सकता है। दूसरी कौन सी बताई? बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन, कोइटस इंटरप्शन है ना, क्या पढ़ेंगे इसको? इंटरप्शन। एक अन्य विधि है जिसमें पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर्य स्खलन से ठीक पहले स्त्री की योनि से अपना लिंग बाहर निकाल कर वीर्य सेचन से बच सकता है। स्तनपान अनावर्तन की बात करें तो इस विधि में इस तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग और आर्तव चक्र शुरू नहीं होता। क्लियर हुई क्या? क्लियर हुई कहानी? अब नेक्स्ट अपन क्या पढ़ रहे हैं? रोध। क्या पढ़ रहे हैं? रोध। रोध या बैरियर, है ना। तो यहाँ पर रोध का प्रयोग किसके द्वारा? अब रोध की यदि डेफिनेशन देना पड़े तो रोध क्या होते हैं? ये एक ऐसी भौतिक वस्तु है जिसका प्रयोग करके कौन सी क्रिया रोकेंगे? निषेचन की क्रिया को क्या किया जाता है? बाधित किया जाता है। क्या किया जाता है? बाधित किया जाता है ना। अब यदि हम यहाँ पर नर की बात करें और मादा की बात करें, है ना, नर और मादा दोनों द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? रोधक का। नर द्वारा जो रोधक का प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कंडोम। क्या बोलते हैं? कंडोम। ये किसका बना होता है? लैटिस का बना होता है। किसका बना होता है? लैटिक्स का। किसका बना होता है? लैटिक्स का, है ना। जो कंडोम का यूज अभी बहुत ज्यादा सामान्यतः प्रचलन में है। यदि इसके उपयोग से क्या होता है कि इस प्रकार से थैलीनुमा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो वीर्य सेचन के दौरान जो वीर्य होता है वो किस में रह जाता है? इस कंडोम में रह जाता है, जिसके कारण यहाँ पर शुक्राणु माता के गर्भाशय में प्रवेश नहीं कर पाते, जिसके कारण यहाँ पर निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती। क्लियर? मादा द्वारा कौन कौन से रोधक का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर 3 तरीके के रोधक है। कितने? 3 तरीके के, है ना। एक होता है आपका कौन सा? डायफ्राम। कौन सा होता है? डायफ्राम। दूसरी यदि बात करें तो गर्भाशय ग्रीवा टोपी, गर्भाशय ग्रीवा टोपी। और तीसरी कौन सी होती है? तीसरी होती है वॉल्ट। तीसरी कौन सी होती है? वॉल्ट, है ना। इनको कौन धारण करेगा? मादा धारण करेगी। यहाँ पर ये तीनों क्या है? रोध है। क्या है? रोध। और इनका प्रयोग यहाँ पर नर द्वारा जो रोध का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कितने बार यूज किया जाता है? केवल एक बार। परंतु यहाँ पर जो मादा द्वारा रोध का प्रयोग किया जाता है उसको 1 से अधिक बार उपयोग किया जा सकता है। परंतु इसको उपयोग करने से पहले इसमें जो शुक्राणु नाशक, क्या शुक्राणु नाशक क्रीम या जेल से इसकी क्या कर ली जाती है? सफाई कर ली जाती है। क्लियर हुई क्या कहानी? क्लियर हुई क्या? यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेगा कि नर रोधक और मादा रोधक कौन कौन से है, या निम्नलिखित में कौन से नर रोधक है और कौन से मादा रोधक है ना। तो याद रखना मादा रोधक कौन कौन से होते हैं? डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी और वॉल्ट। और यहाँ पर नर रोधक कौन सा होता है? कंडोम। क्लियर? क्लियर हुई क्या यहाँ पर कहानी? नेक्स्ट यदि हम बात करें
तो किसकी बात करेंगे? गोलियों की। किसकी बात करेंगे? गोलियों की। अब ये कैसा है आपका? रासायनिक उपचार है। कैसा है? रासायनिक उपचार, है ना। रासायनिक उपचार का मतलब क्या हुआ? अब ये गोलियां लेने से यहाँ पर क्या होगी कि कुल मिलाकर किसी भी प्रकार से यहाँ पर निषेचन की क्रिया को बाधित किया जाएगा। आप बाधित कैसे कर सकते हैं? एक तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पर जो अंडोत्सर्ग की क्रिया है, कौन सी क्रिया? अंडोत्सर्ग की क्रिया होने ही ना दे रसायन। किसकी क्रिया नहीं होने देगा? अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होने देगा। दूसरा यहाँ पर जो गर्भाशय ग्रीवा है, गर्भाशय ग्रीवा की जो शुक्राणु नाशक क्षमता होती है उसमें क्या कर देगी? ये वृद्धि कर देगी। किसमें वृद्धि कर देगी? गर्भाशय ग्रीवा की जो शुक्राणु नाशक क्षमता होती है उसमें क्या कर देगी? वृद्धि। तो इस स्थिति में जब अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं हो रही मतलब अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा, और अंडाणु का निर्माण नहीं होगा मतलब निषेचन की क्रिया होगी क्या? नहीं होगी। गर्भाशय ग्रीवा की बात करें तो शुक्राणु नाशक क्षमता का क्या हो जाएगा यहाँ पर विकास, जिससे गर्भाशय ग्रीवा शुक्राणुओं को गर्भाशय ग्रीवा पर ही समाप्त कर देगी, जिसके कारण यहाँ पर शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाएगा। तब भी अंडोत्सर्ग की क्रिया निषेचन की क्रिया कैसी हो जाएगी? बाधित हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? अब बात आती है कि सर ये गोलियां बनी किसकी होती है? तो गोलियां किसकी बनी होती है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। किसकी बनी होती है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। किसकी बनी होती है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। क्लियर हुई क्या बात? यहाँ पर क्लियर हुई क्या? है ना। अब यहाँ पर ये किसके द्वारा ली जाएगी? मादा के द्वारा। किसके द्वारा ली जाएगी? मादा के द्वारा। क्या सर ऐसी कोई दो गोलियां हैं? है ना, एग्जाम में पूछता है कि दो गोलियों के नाम लिखिए, तो कौन सी है? सहेली। कौन सी है? सहेली। और दूसरी है मालाडी। कौन सी है? मालाडी। सहेली और मालाडी, है ना। यदि यहाँ पर सहेली की बात करें तो इसको सप्ताह में कितनी बार लेना पड़ता है? सप्ताह में एक बार लेना पड़ता है ना। मतलब ये सप्ताह में एक बार मतलब हर सप्ताह एक बार ली जाती है। और मालाडी की यदि बात करें तो ये आर्तव चक्र के पहले दिन से, फर्स्ट डे से लेकर कब तक? 21st डे तक ली जाती है। कब तक ली जाती है? इनके उपयोग पूछे जाते हैं। इनका उपयोग किस प्रकार किया जाता है? सहेली सप्ताह में एक बार और मालाडी आर्तव चक्र के पहले दिन से लेकर कब तक ली जाती है? 21वें दिन तक। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? पॉइंट क्लियर हुआ क्या? अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है आपका अंतः गर्भाशय युक्तियां। अंतः गर्भाशय युक्तियां, है ना। अंतः गर्भाशय युक्तियां। गर्मी हो रही है, कूलर लगा ले। गर्मी हो रही है। इसको बोला जाता है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। क्या बोला जाता है? इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, है ना। इसको बोलते हैं IUD। एग्जाम में कई बार इसका क्या पूछता है? फुल फॉर्म। क्या पूछता है? फुल फॉर्म। आई क्या बात समझ में? अब इसका उपयोग करने से क्या होगा? इसका उपयोग करने से सबसे पहली चीज क्या होगा? देखो, अभी तक अपन ने जितनी युक्तियां पढ़ी, जितने उपाय पढ़े, उनमें सब में क्या हो रहा था कि हम निषेचन की क्रिया को क्या कर दे रहे थे? बाधित कर दे रहे थे। यदि हम यहाँ पर अंतः गर्भाशय युक्तियों की बात करें तो ये किसके द्वारा धारण की जाएगी? मादा के द्वारा। किसके द्वारा धारण की जाएगी? मादा के द्वारा। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला इसका काम होगा क्या कि अंतरोपण की क्रिया को क्या कर दे? अंतरोपण की क्रिया को क्या कर दे? बाधित कर दे। क्या कर दे? बाधित कर दे। देखो, हमारा गर्भाशय किस प्रकार होता है? इस प्रकार, है ना। इस प्रकार क्या होता है? गर्भाशय। और यहाँ क्या होती है? गर्भाशय ग्रीवा। क्या होती है? गर्भाशय ग्रीवा, है ना। यदि हम यहाँ पर बात करें, इसमें इस प्रकार से हम क्या लगा देते हैं? अंतः गर्भाशय युक्ति। क्या लगा देते हैं? अंतः गर्भाशय युक्ति। तो यहाँ पर जो भ्रूण है जो अंतर्रोपित होगा उसको ये टी क्या कर देगी? रोक देगी। टी क्या कर देगी?
रोक देगी। तो यहाँ पर जब किसी भ्रूण का, निषेचित भ्रूण का यहाँ पर अंतरोपण ही नहीं होगा तो उसका विकास होगा क्या? नहीं होगा। मतलब ये यहीं पर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो पहले इससे इसके इस्तेमाल से पहली चीज क्या हो रही है? अंतरोपण की क्रिया क्या हो जा रही है? बाधित हो जा रही है। दूसरी बात कि भाई यहाँ पर शुक्राणु प्रवेश कर पाएगा क्या? नहीं, है ना। अतः यहाँ पर शुक्राणुओं की गतिशीलता कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। गतिशीलता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। शुक्राणु की गतिशीलता में कमी आ जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो गर्भाशय ग्रीवा है, अब इसके पास लगातार यदि शुक्राणु उपस्थित है तो इसके शुक्राणु नाशक करने की जो क्षमता है उसमें भी क्या हो जाएगी? वृद्धि, है ना। जो गर्भाशय ग्रीवा है, गर्भाशय ग्रीवा की शुक्राणु नाशक क्षमता में क्या हो जाएगी? वृद्धि, है ना। ये 3 प्रकार की यहाँ पर क्या होगी? क्रिया बाधित हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रेगनेंसी है वो आने से रुक जाएगी। कौन कौन सी? अंतरोपण की क्रिया बाधित हो जाएगी, शुक्राणुओं की गतिशीलता कम हो जाएगी और गर्भाशय ग्रीवा की शुक्राणु क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। क्लियर? यदि हम यहाँ पर बात करें कि कितने टाइप की आईयूडी यूज होती है, कितने टाइप की आईयूडी यूज होती है, तो यहाँ पर 3 प्रकार की आईयूडी होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3। एक होती है हार्मोन रहित। क्या होती है? हार्मोन रहित, मतलब इसमें हार्मोन प्रेजेंट नहीं होंगे। दूसरी होती है कौन सी? तांबा आईयूडी। कौन सी होती है? तांबा आईयूडी। और तीसरी होती है हार्मोन युक्त आईयूडी। हार्मोन युक्त आईयूडी। आईयूडी का फुल फॉर्म क्या है? इंट्रायूटेरिन डिवाइस। क्लियर? अब इसका जो एक एग्जांपल है इसका हार्मोन रहित आईयूडी का, वो क्या है भाई? लिपेस लूस। क्या है? लिपेस लूस। एग्जाम में पूछता है, याद रखना कौन सी है? हार्मोन रहित। कौन सी है? आईयूडी लिपेस लूप। कौन सी है? लिपेस लूप। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? ये अंतरोपण की क्रिया को क्या कर देगी? रोक देगी। अंतरोपण की क्रिया को नहीं होने देगी। दूसरी बात यहाँ पर कौन सी है? तांबा आईयूडी। कौन सी है? तांबा आईयूडी। तो ये किसका श्रावण करेगी? कॉपर का क्या करेगी? श्रावण करेगी। किसका श्रावण करेगी? कॉपर का श्रावण करेगी। और ये जो कॉपर का श्रावण है ये शुक्राणुओं की गतिशीलता को क्या कर देंगे? शुक्राणुओं की गतिशीलता को क्या कर देंगे बेटा? गतिशीलता को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। शुक्राणुओं की गतिशीलता को क्या करेंगे? कम कर देंगे। और साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पर रखना कॉपर टी, और एक होती है मल्टीमोड 350 कॉपर। कौन सी होती है? मल्टीमोड 350 कॉपर टी। कौन कौन सी होती है? एक होती है कॉपर टी और दूसरी कौन सी होती है? मल्टीमोड 350 कॉपर टी, है ना। ये क्या कर रहे हैं? शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम करेंगे। और साथ ही साथ यदि देखा जाए तो जो गर्भाशय ग्रीवा की शुक्राणु नाशक क्षमता उसमें भी क्या कर देंगे? वृद्धि कर देंगे। अब तीसरा हार्मोन युक्त, तो इसमें याद रखना प्रोजेस्टर्स। कौन से हैं? प्रोजेस्टर्स। कौन से बेटा? प्रोजेस्टर्स। एक है प्रोजेस्टर्स और एक का नाम याद रखना LNG-20। खास तौर पर किसका नाम याद रखना है? LNG-20 का। ये कैसी अंतर आईयूडी है? कैसी आईयूडी है ये? हार्मोन युक्त। एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, है ना। और यहाँ पर हार्मोन रहित आईयूडी कौन सी है? लिपेस लूस। और तांबा आईयूडी कौन सी है आपकी? कॉपर टी। और मल्टीमोड 350 कॉपर टी। क्लियर? इन तीनों को याद रखना, एग्जाम में पूछेगा। क्लियर? आई क्या भाई बात समझ में? यहाँ तक। अब लास्ट है आपका क्या? टीका। लास्ट क्या है? टीका। अब टीका में क्या होगा? टीके में क्या होगा? अब टीके का मैंने आपको बताया ही कब यूज की जाती है? आपातकालीन स्थिति में। आपातकालीन स्थिति कैसे? भाई सपोज दैट कि कोई जैसे कोई महिला है या कोई बालिका है जिसका क्या हुआ है? रेप हुआ है। अब इस स्थिति में क्या होगा कि प्रेगनेंसी ना आ जाए, इसके लिए यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है?
टीका। क्या लगा दिया जाता है? टीका। और टीका करने की प्रोसेस कितने घंटों के भीतर होनी चाहिए? 72 घंटों के भीतर होनी चाहिए। आई क्या बात समझ में? तो टीका कैसी स्थिति में यूज किया जाता है? आपातकाल की स्थिति में। कैसी स्थिति में? आपात की स्थिति में। क्लियर हुआ क्या पॉइंट? ठीक। और लास्ट है आपका कौन सा? शल्य क्रिया। कौन सा है? शल्य क्रिया। अब शल्य क्रिया में क्या होगा कि भाई किसी भी तरीके से हम इसको काट कर या बांध कर क्या करेंगे? निषेचन की क्रिया होने से रोक देंगे, है ना। अब यहाँ पर शल्य क्रिया यदि पुरुषों में हो, किसमें हो? पुरुष में हो या नर में हो, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? शुक्र वाहिनी उच्छेदन। क्या कहते हैं? शुक्र वाहिनी उच्छेदन। और यदि मादा किसमें हो? मादा में हो या स्त्री में हो, तो इसको क्या कहते हैं? अंडवाहिनी उच्छेदन। क्या कहते हैं? अंडवाहिनी उच्छेदन। क्या कहते हैं? अंडवाहिनी उच्छेदन। यदि यहाँ पर शुक्र वाहिनी उच्छेदन की बात करें तो इसका इंग्लिश नाम याद रखना, इसको बोला जाता है वैसेक्टोमी। और क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी। और इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी, है ना। ये ऐसा लिख के दे देगा, ट्यूबेक्टोमी। और ये क्या हो जाएगी? वैसेक्टोमी, है ना। अब इनमें क्या क्या जाता है? यहाँ पर जो नर होती है, नर की जो क्या होती है बेटा? शुक्र वाहक। क्या होता है? शुक्र वाहक। और मादा में क्या होती है? अंड वाहिनी। क्या होती है? अंड वाहिनी। इसको क्या कहते हैं? डिंब वाहिनी। तो इनको या तो काट देंगे या तो क्या कर देंगे? बांध देंगे। इनको या तो काट देंगे या तो बांध देंगे। काट देंगे या तो बांध देंगे। तो क्या सर ये परमानेंट सॉल्यूशन है? तो इसमें जो काट रहे हैं वो परमानेंट सॉल्यूशन है, और जो बांध रहे हैं वो कैसा सॉल्यूशन है? टेम्पररी। मैं आपको डायग्राम वाइज बता देता हूँ आपको। यदि हम नर की बात करें तो नर में इस तरीके से ये क्या हो गया? यूरिन ब्लैडर, है ना। और यहाँ पर ये वृषण में से क्या पहुंचेगा? यहाँ पर ये शुक्रवाहक। तो इस शुक्रवाहक को क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर बीच से क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे, काट देंगे, है ना। यदि काट नहीं रहे तो इसको क्या कर देंगे? बांध देंगे। काट नहीं रहे तो इसको क्या कर देंगे? बांध देंगे। तो बांधने से क्या होगा कि बांधने वाला सॉल्यूशन वहां पर होता है जिस दाम्पत्य को अभी तत्काल में भाई बच्चों की आवश्यकता नहीं है, तो वो यहाँ पर क्या करेंगे? बांधने वाला ऑप्शन चूज करेंगे। और जिनके पास परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, जिनको कि अब उनको बच्चों की आवश्यकता नहीं है, तो उस स्थिति में यहाँ पर इसको क्या कर दिया जाएगा? कट कर दिया जाएगा। कट करने के बाद दोबारा आप इसको जोड़ा नहीं जा सकता। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? यदि मैंने बोला यदि मादा के अंदर देखा जाए तो आपको पता है कि गर्भाशय है। गर्भाशय के पास से क्या निकलती है? इस प्रकार अंडवाहिनी। क्या निकलती है? अंडवाहिनी। तो इसको यहाँ से क्या कर दिया जाएगा? कट कर दिया जाएगा या बांध दिया जाएगा। क्लियर हुई क्या कहानी? तो ये हमने आज पूरी की पूरी क्या पढ़ ली? गर्भ रोधक उपाय। क्या पढ़ लिए? गर्भ रोधक उपाय। पूरे कितने प्रकार के? 6 टाइप के। आई क्या बात समझ में? क्लियर हुआ क्या? इसको एक बार मैंने जो नोट्स दिए वहां से पढ़ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको यहीं के यहीं याद करके क्या कर देना? खत्म कर देना। ठीक है, आज की लिए इतना ही। कल अपन क्या पढ़ेंगे? यौन संचारित रोग। क्या पढ़ेंगे? यौन संचारित रोग, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक।